ऋचा की बड़ी बहन रिया की शादी बनारस के प्रसिद्ध व्यापारी हनुमान प्रसाद के पुत्र रवि से तय होती है। दोनों बहनें बहुत ही खूबसूरत हैं। बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे बाल, तीखे कटीले नैन नक्श, गुलाबी होंठ, कुल मिला जुला के बहुत ही खूबसूरत। बस दोनों बहनों में अंतर इतना था कि रिया सांवली थी और ऋचा गोरी। जहाँ रिया अंतर्मुखी थी मगर ऋचा बोल्ड, अपनी बातें किसी से भी कहने से डरती नहीं थी। कॉन्फिडेंस इतना कि सामने वाला भी नजरें झुका ले। ऋषि रवि का चचेरा भाई है। देखने में बहुत ही खूबसूरत, लंबा चौड़ा गठीला बदन, नीली आंखें और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट जो कि पर्सनालिटी को और भी निखारती है। रिया और रवि की शादी में ऋचा और ऋषि की मुलाकात होती है और दोनों ही पहली नज़र में एक दूसरे में खो जाते हैं। शादी में जूता चोरी करने के लिए ऋचा को परेशान देखकर ऋषि खुद ही उसे रवि का जूता दे आता है और उसकी इस हरकत पर ऋचा हंस पड़ती है और उसकी खनकती हंसी में ऋषि खो जाता है और उसी वक्त फैसला करता है कि वह ऋचा से प्यार करता है और उसे अपने दिल की बात बताकर रहेगा। शादी के कुछ दिन बाद जब ऋषि को पता चलता है कि ऋचा अपनी बहन रिया के घर एक हफ्ते के लिए आने वाली है तो वह खुशी से झूम उठता है। ऋषि फैसला लेता है कि वह ऋचा को अपने प्यार का इजहार करेगा और उसे शादी के लिए मना लेगा। आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जब ऋचा रिया के घर आती है। सबसे मिलने के बाद वहां वह ऋषि को भी देखती है और अपने स्वभाव के मुताबिक खुद ही ऋषि से हाय बोलती है। उसका ये अंदाज ऋषि को भा जाता है। अब तो उसके हर अदा से ऋषि को प्यार हो जाता है। पहले ही दिन ऋषि ऋचा को अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन ऋचा इस बात को मजाक समझकर हंसकर इग्नोर कर देती है। मगर अब तो रोज ही नए नए तरीके से किसी न किसी तरह ऋषि ऋचा को अपने प्यार का इजहार कर देता है। कुछ तरीका तो इतना इम्प्रेसिव होता है कि ऋचा भी इम्प्रेस हो जाती है मगर कुछ कहती नहीं। ऋचा की खामोशी ऋषि को इरिटेट करने लगती है। उसके वापस घर जाने के एक दिन पहले ऋषि ऋचा को जबरदस्ती हाथ पकड़कर रिया के कमरे में ले आता है और उससे जवाब मांगता है। अपने साथ की गई इस हरकत पर ऋचा बहुत नाराज हो जाती है और गुस्से में ऋषि से कहती है, ऋचा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, और ये क्या प्यार प्यार का नाटक लगा रखा है। तुम जानते भी हो प्यार किसे कहते हैं। किसी भी लड़की को देखा और चले आए शादी करने। औकात क्या है तुम्हारी। शादी के बाद कहाँ रखोगे मुझे। तुम्हारी जितनी पॉकेट मनी होगी महीने की उससे ज्यादा तो मेरे घर की मेड की सैलरी है। तुम्हें पता है मेरे शौक कितने महंगे हैं। और शौक तो छोड़ो, तुम्हारी औकात तो मुझे 2 टाइम का खाना खिलाने की भी नहीं है। और ये जो तुम प्यार प्यार कर रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है। मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। और जहाँ तक रही बात शादी की, तो वह मैं वहीं करूंगी जहाँ मेरे पापा कहेंगे। मेरे पापा कहेंगे तो मैं किसी कुत्ते से भी शादी कर लूंगी। फिर तुम तो इंसान हो। जिस दिन तुम्हारी औकात मेरे बराबर हो जाएगी, चले आना शादी का ऑफर लेकर मेरे पापा के पास, और सेलेक्ट या रिजेक्ट करना मेरे पापा का काम होगा। अब उसके बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। इतना कहकर ऋचा रोती हुई वहां से चली जाती है और इन दोनों की बातें रवि और रिया सुन लेते हैं। ऋचा का ये बुरा व्यवहार ऋषि को बहुत चोट पहुंचाता है और वह घुटने के बल नहीं, जमीन पर बैठकर रोने लगता है और एक ये फैसला लेता है कि वह एक बहुत ही सफल इंसान बनेगा और फिर ऋचा को अपने कदमों पर झुकाकर रहेगा और उसका घमंड तोड़कर रहेगा। अपने मेहनत के बल पर साल भर में ही ऋषि आईएएस का एग्जाम पास करके एक आईएएस अफसर बन जाता है और ऋचा भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। ऋषि के परिवार में ऋषि के पिता कैलाश जी, माता सावित्री जी, छोटी बहन रोहानी, रूही और ऋषि हैं। इकलौता होने के कारण ऋषि अपनी सभी बातें कुछ भी कर ले मनवा ही लेता है। इसीलिए जब वह ऋचा के बारे में घर में सबको बताता है तब सभी तैयार हो जाते हैं। ऋषि अपने पिता को समझा बुझाकर ऋचा के घर रिश्ते की बात करने भेज देता है। सामने से इतना अच्छा रिश्ता देखकर ऋचा के माता पिता खुश हो जाते हैं और बिना ऋचा की मर्जी जाने ही शादी तय कर देते हैं और तुरंत ही पंडित जी को बुलाकर सगाई और शादी का मुहूर्त निकलवा देते हैं। पता चलता है 2 दिन बाद की सगाई का, 1 हफ्ते बाद शादी का मुहूर्त है। दोनों परिवार बहुत खुश हो जाते हैं। जब ये बात ऋचा को पता चलती है
तब वह अपने पापा से इस शादी को ना करने की जिद करती है और ऋषि और उसके प्यार के बारे में सब बता देती है। लेकिन उसके पापा ये कहकर बात टाल देते हैं कि ये तो और अच्छा है कि ऋषि ऋचा को पसंद करता है और इतना अच्छा सरकारी नौकरी वाला लड़का उसे नहीं मिल सकता है। बहुत कोशिशों के बाद भी ऋचा शादी के लिए मना नहीं कर पाती है और उसे सगाई करनी पड़ती है। सगाई के बाद अपने पापा की इज्जत के लिए इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है, मगर ऋषि अब ऋचा से बदला लेना चाहता है और कभी शॉपिंग के बहाने या कभी दोस्तों के बहाने ऋचा को बुलाता है और उसकी सबके सामने बेइज्जती करता है। बात बात पर उसको उसकी औकात याद दिलाता है, मगर ऋचा पलटकर कुछ नहीं कहती, बस आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से चली जाती है। इसी तरह शादी का दिन भी आ जाता है। लाल जोड़े में सजी ऋचा बहुत ही खूबसूरत लगती है। ऋषि तो उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन अपने गुस्से के आगे ऋचा को इग्नोर कर देता है। पूरे विधि विधान से शादी संपन्न होती है और विदाई करके ऋचा ऋषि के घर आ जाती है। घर में सभी बहुत खुश हैं। रूहानी तो खुशी के मारे अपनी प्यारी भाभी की नजर उतार रही है। वहीं ऋषि गुस्से से अपने दोस्त के पास बैठा रहता है। सभी रीति रिवाजों के बाद रूहानी ऋचा को उसके कमरे में छोड़ आती है। कमरा गुलाब और मोगरे के फूलों से खूबसूरत सजा हुआ है। इसे देखकर ऋचा मुस्कुरा देती है, मगर ऋषि के बारे में सोचकर डर जाती है और आकर कमरे की बालकनी में खड़ी हो जाती है। थोड़ी ही देर में ऋषि नशे में कमरे में आता है और ऋचा को देखकर उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है और कहता है, ऋषि वेलकम टू द हेल मिस ऋचा। ओ सॉरी मिसेस ऋषि, एक दिन तुमने मुझसे मेरी औकात पूछी थी, आज मैं तुमसे पूछता हूँ, बोलो तुम्हारी औकात क्या है। उस दिन तुमने मेरी बराबरी अपने घर के नौकर से की थी और देखो आज मैं तुम्हें अपने घर की नौकरानी बनाकर ले आया। मेरे सामने तुम्हारी औकात एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस घर के लोग तुम्हें जो भी समझे, मेरे लिए तुम सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी हो। मेरे प्यार को क्या कहा था तुमने? फिजिकल अट्रैक्शन, यू मीन हवस। मेरे प्यार को गाली देते तुम्हें शर्म नहीं आई? अब तुम मेरे करीब आने के लिए भी तरसोगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि फिजिकल अट्रैक्शन किसे कहते हैं। अगर तुम चाहती हो कि बाहर सबके सामने तुम्हारा तमाशा ना बने, तो इस कमरे में इस तरह रहना जैसे तुम हो ही नहीं और मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। इतना कहकर ऋषि बेड के पास आता है और फूलों की लड़ियों को नोच कर फेंक देता है और चेंज करके सो जाता है। उधर ऋचा अपने हाथ पर ऋषि की उंगलियों के निशान देखकर रोने लगती है और रोते रोते बालकनी में ही सो जाती है। सुबह सूरज की किरणों के साथ ही ऋचा की आंखें खुलती हैं और बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। किसी तरह बाथरूम से साड़ी लपेटकर बाहर आती है और सर पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे साड़ी पहननी नहीं आती। फिर वह ऋषि की तरफ मुड़कर देखती है तो वह पिलो से अपना मुंह कवर करके सोया रहता है। उसे लगता है वह सो रहा है और वह मोबाइल खोलकर साड़ी पहनने का तरीका देखने लगती है। धीरे धीरे समझ जाती है, वहीं खड़े होकर साड़ी पहनने लगती है। तभी दरवाजे पर रूहानी नॉक करती है और ऋचा को नीचे आने के लिए बोलती है। ऋचा भी तैयार होकर नीचे चली जाती है। ऋचा के जाने के बाद ऋषि उठता है और रात के बारे में सोचने लगता है कि कैसे ऋचा की सिसकियां उसे बेचैन कर रही थीं। ठंड में रात भर ऋचा का बालकनी में सोना बहुत तकलीफ दे रहा था और सुबह जब ऋचा के हाथों पर अपनी उंगलियों के निशान देखा तो वह तड़प उठता है। लेकिन इस समय उसका गुस्सा उसके प्यार पर भारी है और वह चाहकर भी अपना प्यार ऋचा को नहीं दिखा सकता है, मगर वो खुद को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से रोक भी नहीं पा रहा है। उसे याद आता है कि सुबह जब ऋचा साड़ी पहन रही थी तब वह सो नहीं रहा था, बल्कि पिलो के नीचे से उसकी खूबसूरती निहार रहा था। सुबह सुबह ऋचा तैयार होकर नीचे चली जाती है और मंदिर में पूजा करके सावित्री जी के पैर छूती है। तब सावित्री जी उसे बताती हैं कि आज उसकी पहली रसोई की रस्म होने वाली है। सबकी पसंद का नाश्ता बनाती है। सभी डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा होते हैं और नाश्ते की तारीफ करते हैं। तभी ऋषि कहता है, आज तो नाश्ता बहुत बढ़िया बना है माँ, मन कर रहा है आज आपके हाथ चूम लूं। रूही, तो चूम लो ना भैया, मगर माँ का नहीं, भाभी का, क्योंकि आज नाश्ता भाभी ने बनाया है। रूही की बात सुनकर ऋषि हड़बड़ा जाता है और उसे खांसी आ जाती है। ऋचा पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाती है, मगर ऋषि नाश्ता छोड़कर वहां से चला जाता है। उसकी इस हरकत पर सभी हंसने लगते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। ऋचा अपने व्यवहार से सबका मन जीतने लगती है, मगर ऋचा और ऋषि के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आता है। कुछ दिन बाद ऋषि के ऑफिस में एक पार्टी होती है और सभी ऋषि को ऋचा को भी साथ लाने की जिद करते हैं। पहले तो ऋषि मना करता है, फिर मान जाता है। घर आकर ऋषि जब ये बात ऋचा को बताता है
तो वह बहुत खुश हो जाती है। शाम को जब ऋचा ब्लैक नेट की साड़ी विद गोल्डन ब्लाउज पहनकर बाहर आती है तो ऋषि उसे देखता ही रह जाता है। ऋषि का ये हाल देखकर ऋचा के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। आज ऋचा बहुत खुश है क्योंकि आज पहली बार ऋषि उसे बाहर लेकर जा रहा है। पार्टी में शामिल सभी लोग ऋचा की तारीफ करते हैं। ऋषि ऋचा को वहीं पास में ही एक सोफे पर बैठा देता है और अपने दोस्तों के पास आकर बातें करने लगता है। थोड़ी ही देर में ऋचा घबराई हुई ऋषि के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। ऋषि जब देखता है तो ऋचा की आंखों में आंसू देखकर डर जाता है और पूछता है, क्या हुआ ऋचा, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? ऋचा ना में सिर हिला देती है। तभी ऋषि का कलीग वहां आता है और ऋषि से कहता है कि यार तुम्हारी वाइफ बहुत ही खूबसूरत है, स्पेशली उसके गुलाबी होठ। इतना सुनते ही ऋषि को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी मुट्ठी भींच लेता है, मगर ऋचा उसे मना कर देती है और घर जाने को बोलती है। बाहर आकर ऋषि गुस्से से अपना हाथ कार पर दे मारता है। ऋषि को गुस्से में देखकर ऋचा डर जाती है और रोने लगती है। ऋचा को रोता हुआ देखकर ऋषि उसे गले से लगा लेता है। ऋषि, कुछ नहीं हुआ ऋचा, चुप हो जाओ बेबी, मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। ऋषि उसके सर पर हाथ रखकर उसे चुप कराता है। थोड़ी देर बाद जब ऋचा को एहसास होता है कि वह ऋषि की बाहों में है तो वह ऋषि से अलग होकर दूर हो जाती है और सॉरी बोलती है। ऋषि इट्स ओके बोलता है और दोनों कार में बैठ जाते हैं। ऋचा बहुत ही उदास हो जाती है। घर आकर ऋचा सीधे बालकनी में चली जाती है और एक टक चांद को देखने लगती है। ऋषि बाथरूम से चेंज करके आता है। ऋचा को ऐसे देख दुखी हो जाता है और बालकनी में आकर बोलता है, ऋषि, ऋचा तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो चेंज कर लो और सो जाओ। और तुम्हारा ये देर रात तक बालकनी में बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऋषि की बात सुनकर ऋचा चेंज करने चली जाती है और जब चेंज करके आती है तो देखती है कि ऋषि जो पूरे बेड पर फैलकर सोता था आज वह एक साइड होकर सोया है। मगर ऋचा बेड से पिलो और ब्लैंकेट लेती है और सोफे पर जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह दोनों उठते हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। जहां रिया घर के कामों में व्यस्त हो जाती है वहीं ऋषि अपने ऑफिस के कामों में। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। जहां रिया अपने सास ससुर के मन में और घर में अपनी एक प्रतिष्ठित जगह बना चुकी है, वहीं ऋषि के जीवन में वो होकर भी नहीं है। उसके रिश्ते में आज भी वही दूरी है। फर्क सिर्फ इतना आया है कि अब वो ऋचा की बेइज्जती नहीं करता। आज भी ऋचा की रात बालकनी में लगे झूले पर बैठकर चांद निहारने से ही होती है और जब उसे नींद आती है तो वह सोफे पर आकर सो जाती है। रूही और ऋचा ननद भाभी ना होकर एक अच्छी दोस्त बन गई हैं। एक दिन ऋषि रूही को एक लड़के के साथ देख लेता है और रूही को लेकर घर आता है। ऋषि रूही से उस लड़के के बारे में पूछता है, लेकिन जब रूही कुछ नहीं कहती तो वह उस पर हाथ उठा देता है, लेकिन रिया उसे रोक देती है। ऋचा, ऋषि प्लीज, ये आप क्या कर रहे हैं? जवान लड़की पर कोई हाथ नहीं उठाता। आप जाइए, मैं इसे समझाऊंगी, आगे से ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, प्रॉमिस। उस समय तो ऋषि वहां से चला जाता है, लेकिन उसे ऋचा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। उसे लगता है कि ऋचा ऋषि का बदला रूही से ना ले ले, उसे कुछ गलत ना सिखा दे। इसीलिए वह रूही के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। ऋचा रूही को गले से लगाकर, रूही क्या बात है बेटा, तेरे भैया क्या कह रहे हैं? देखो हम दोनों तो दोस्त हैं ना। फिर तो मुझे सब सच बता, मैं जानती हूँ कि मेरी रूही कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, बोल बच्चा। ऋचा का प्यार देखकर रूही फपक कर रो पड़ती है और ऋचा से सब बता देती है। रूही, भाभी उसका नाम साहिल है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, कॉलेज में मेरा सीनियर है, वो सबकी मदद करता है। जब कॉलेज में मेरी नोट्स खो गई थी तब उसी ने मेरी मदद की थी, तभी से वो मुझसे बात करने लगा और आज तो उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं कुछ कहती उससे पहले ही भैया वहां आ गए और मुझे यहाँ ले आए। मेरे मन में उसके लिए ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है, बस उससे बातें करना मुझे अच्छा लगता है। मगर तुम ऋचा, इसे ही तो प्यार कहते हैं बेटा। जानती हो हम लड़कियों को प्यार करने का हक नहीं होता, क्योंकि हमारे छोटे से छोटे फैसले पर हमारे परिवार की इज्जत या बेइज्जती निर्भर करती है। तुम्हारी जिंदगी बस तुम्हारी नहीं है, इस पर माँ पापा और ऋषि का उतना ही हक है जितना तुम्हारा। मुझे खुशी है कि तुम्हारी जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी है, मगर मेरा मानना है कि प्यार वह होता है जिस पर हम गर्व महसूस कर सकें, ना कि हमें शर्मिंदगी हो। रूही मतलब भाभी। ऋचा, अपने प्यार को साहिल की ताकत बनाओ, ना कि उसकी कमजोरी। उसे अपनी कीमत समझाओ, क्योंकि मुफ्त की मिली हुई चीज की कोई इज्जत नहीं होती। आत्मसम्मान की कीमत पर मिला हुआ प्यार प्यार
नहीं होता, उससे जाकर बोलो कि अगर वो लाइफ में कुछ अच्छा बन जाता है तभी तुम उसे अपनी जिंदगी में जगह दे पाओगी, वरना वो ये प्यार ब्यार भूल जाए। रूही, लेकिन भाभी। ऋचा, बेटा अगर तुम चाहती हो कि सभी साहिल का सम्मान करें तो उसे काबिल बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा नशा किस में होता है? एक औरत में। उसके सर से अपना हैंगओवर उतारो, उसे जिंदगी की सच्चाई दिखाओ, उसे काबिल बनाओ। एक पत्नी की औकात उसके पति की औकात से ही नापी जाती है। आज कालिदास कालिदास इसीलिए बने क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें उनकी औकात याद दिलाई थी। उनकी सफलता के पीछे उनकी पत्नी का ही हाथ है। तू भी वही पत्नी बन। जब तक तू उससे रुडली बात नहीं करेगी तब तक वो तेरे हैंगओवर से बाहर नहीं आएगा। रूही, जैसे आपने भैया से बात की थी। ऋचा, हाँ, आज तेरे भैया जहाँ हैं वो देखकर मुझे बहुत प्राउड फील होता है। अगर मैंने उस दिन तुम्हारे भैया से इस तरह से बात ना की होती तो आज तुम्हारे भैया आईएएस अफसर ना होते। रूही, मतलब भाभी, आप भी भैया से प्यार करती थीं? ऋचा, हाँ, जिस तरह से तुम्हारे भैया ने प्रपोज किया था वह देखकर मैं तो क्या कोई भी हाँ कर दे। और ये जो तुम्हारे भैया औकात की बात करते हैं ना, तो मैं बता दूं कि मेरी औकात तो आईएएस ऑफिसर मिस्टर ऋषि की पत्नी की है। रूही, वाह भाभी, मैं अभी जाकर भाई को सब बता देती हूँ। ऋचा, नहीं रूही, तुम्हारे भैया की शर्म से झुकी हुई गर्दन मैं नहीं देख पाऊंगी। मुझे तो उनकी घमंड से अकड़ी हुई गर्दन ही पसंद है। ऋषि ऋचा की बात सुनकर परेशान हो जाता है। एक तरफ तो उसे खुशी होती है कि ऋचा भी उससे प्यार करती है, मगर दूसरी तरफ उसे इस बात का बुरा लगता है कि उसने नादानी में ऋचा के साथ कितना बुरा किया है। एक तरफ तो दिल कह रहा था कि जाकर उसे अपने गले से लगा ले, वहीं दूसरी तरफ दिमाग कह रहा था अब वो ऋचा को कैसे फेस करेगा। वह ऋचा की बातों का सही मतलब समझ नहीं पाया। आज उसे अपनी सोच पर आत्मग्लानि होती है। उसने हर समय ऋचा का अपमान किया, मगर फिर भी ऋचा ने कभी भी पलटकर उसे जवाब नहीं दिया। आज ऋषि के मन में ऋचा के लिए प्यार के साथ साथ सम्मान भी था। उसे अपने प्यार और अपनी पसंद का गर्व हो रहा था। अब ऋषि ये सोच रहा था वह इस गलती के लिए ऋचा से कैसे माफी मांगे। तभी उसके ऑफिस से फोन आता है और उसे तुरंत ऑफिस बुलाया जाता है। ऑफिस से आने के बाद ऋषि थोड़ा परेशान रहता है और वह सभी को इकट्ठा बुलाता है और अपने पापा से कहता है, ऋषि पापा, मेरा ट्रांसफर दिल्ली हो गया है। मुझे अभी तुरंत दिल्ली के लिए निकलना है, थोड़ा अर्जेंट है। 1 घंटे बाद फ्लाइट है। पापा, इतना अचानक से? पहले से कुछ बताया नहीं, वरना बहू भी साथ चली जाती। अकेले तू कैसे रहेगा? ऋषि, नहीं पापा, ऋचा साथ नहीं जा सकती। नई नई नौकरी है तो फैमिली साथ नहीं रह सकती। और रही बात जल्दी की, तो मेरी नौकरी ही ऐसी है, सब कुछ शॉर्ट नोटिस पर ही चलता है। ऋचा, तुम प्लीज पैकिंग में मेरी मदद कर दोगी? ऋषि की बात सुनकर ऋचा की आंखें नम हो जाती हैं, मगर वह चुपचाप ऋषि के साथ कमरे में जाकर उसकी पैकिंग करने में मदद करने लगती है। ऋचा बहुत ही सावधानी से अपने आंसू ऋषि से छुपाती है, मगर ऋषि देख लेता है। ऋषि ऋचा को अपने पास बैठाता है और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उससे कहता है, ऋषि, ऋचा तुम प्लीज मत रो। मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ऑफिस के ही काम से जाना है। मेरा जाना बहुत जरूरी है, वरना मैं खुद तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। वैसे तो ऋचा ये बात काफी सीक्रेट है और फैमिली को भी बताना अलाउड नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं दिल्ली नहीं, इस देश से बाहर जा रहा हूँ और ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है। तुम लोग मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। मैं ही समय समय पर तुम लोगों को कॉल किया करूंगा। इस काम को पूरा करने में लगभग 2 साल का समय लग जाएगा। इस बीच मैं घर नहीं आ पाऊंगा। जब तक काम खत्म नहीं हो जाता मुझे वहीं रुकना होगा। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ये बात तुम किसी को भी मत बताना प्लीज। मेरे एब्सेंट में तुम्हें मेरे घर का ध्यान रखना होगा। मेरे मम्मी पापा और रूही का तुम्हें बहुत ध्यान रखना है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत समझदार हो और अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभा सकती हो। इतना कहकर वह ऋचा को गले से लगा लेता है और ऋचा फपक कर रो पड़ती है। तभी नीचे से आवाज आती है कि गाड़ी आ गई है, उसे अब निकलना चाहिए। ऋषि खुद को संयमित करते हुए बैग उठाकर नीचे आ जाता है और गाड़ी में अपना सामान रखने लगता है। जब वह मुड़कर देखता है तो बालकनी में ऋचा
खड़ी रोती रहती है। ये देखकर ऋषि दौड़कर घर में वापस आता है। तभी पापा, कहाँ जा रहा है बेटा, तुझे देर हो रही है। ऋषि, मेरा पहचान पत्र छूट गया है पापा, वही लेकर आता हूँ। इतना सुनते ही ऋचा कमरे में ऋषि का आईडी कार्ड ढूंढने लगती है, मगर उसे नहीं मिलता। तभी ऋषि कमरे में आता है और, ऋचा, यहाँ पर आपका आईडी कार्ड नहीं है, आप याद करिए आपने कहाँ रखा है। ऋषि ऋचा को गले लगा लेता है और उससे कहता है, ऋषि, मेरा आईडी कार्ड तो तुम ही हो, तुम्ही ने मुझे पहचान दी है और मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। पता नहीं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ कर देना ऋचा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहकर ऋषि ऋचा का माथा चूम लेता है और नम आंखों से वहां से चला जाता है। नीचे आकर रूही को अपनी भाभी का ध्यान रखने को कहता है। माँ पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और गाड़ी में बैठकर चला जाता है। ऋषि के जाने के बाद ऋचा बहुत उदास और गुमसुम हो जाती है और मन में ये निश्चय करती है कि वह इन 2 सालों में किसी को भी ऋषि की कमी महसूस नहीं होने देगी और अपनी सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएगी। दिन बीतने लगते हैं। ऋचा अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। उधर रूही भी साहिल को करियर पर ध्यान देने के लिए कहती है, तो साहिल एमबीए की पढ़ाई के लिए चेन्नई चला जाता है। रूही भी अपनी पढ़ाई में लग जाती है, मगर साथ ही साथ वह अपनी भाभी का भी बहुत ध्यान रखती है। इस बीच जब भी ऋषि की माँ ऋषि को फोन लगाती है तो हमेशा उसका फोन बिजी बताता है, मगर ऋषि बीच बीच में फोन करके घर पर सबका हालचाल ले लेता था। पहली बार ऋषि के इतने दिनों के लिए दूर जाने की वजह से सावित्री जी ऋषि की माँ परेशान रहने लगती हैं और इसी वजह से वह खाना पीना भी कम कर देती हैं। एक दिन कमजोरी की वजह से सावित्री जी बेहोश होकर आंगन में गिर जाती हैं। ये देखकर ऋचा तुरंत ही उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाती है और उन्हें एडमिट कराती है। डॉक्टर बीपी और चिंता को बेहोशी का कारण बताते हैं और कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने को बोल देते हैं। ऋचा सावित्री जी का अपनी माँ की तरह बहुत देखभाल करती है, जिसे देखकर कैलाश जी ऋचा से बहुत खुश हो जाते हैं। जब ये खबर ऋषि की ताई जी और बुआ जी को मिलती है तब वह हॉस्पिटल में सावित्री जी से मिलने आती हैं। वहां जाकर उन्हें ऋषि के बारे में पता चलता है। तब वह ऋचा से पूछती हैं कि क्या उसने ऋषि को सावित्री जी की तबीयत के बारे में बता दिया है, क्योंकि ये बात सभी को पता है कि माँ बेटे के बीच में बहुत प्रेम है। ऋचा फोन न लगने और ऋषि के व्यस्त होने की बात बोलती है और कहती है कि खाली होकर ऋषि खुद ही फोन कर लेगा। उसकी इस बात पर ताई जी और बुआ जी बहुत नाराज हो जाती हैं और ऋचा के खिलाफ सावित्री जी के कान भरने लगती हैं। ताई जी और बुआ जी के मन में ऋचा के लिए पहले ही गुस्सा और नफरत भरी थी। ताई जी की बहू और ऋचा की बड़ी बहन रिया रंग रूप में सांवली है और ऋचा गोरी। इस बात की नाराजगी ताई जी के मन में थी कि सावित्री जी की बहू उनकी बहू से ज्यादा सुंदर है। वहीं बुआ जी ऋचा की शादी अपने बेटे कुलदीप से करना चाह रही थी, मगर उसके पहले ही ऋषि और ऋचा की शादी हो जाती है और वह हाथ मलते रह जाती हैं, जिसका बदला वह दोनों ही ऋचा से लेना चाहती थी। इधर सावित्री जी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती हैं, मगर ऋषि का कोई भी फोन नहीं आता है, जिस बात की नाराजगी सावित्री जी के मन में रहती है। घर आ जाने के बाद जब ऋषि का फोन आता है तब ऋचा उसे सावित्री जी की बीमारी के बारे में बताती है और कहती है कि उसे देर से इसीलिए बताया ताकि वह अपनी माँ के लिए परेशान ना हो। ये सुनकर सावित्री जी के मन में ऋचा के प्रति गुस्सा और भर जाता है। जब ये बात सावित्री जी कैलाश जी को बताती हैं तब वह भी ऋचा को सही और सावित्री जी को गलत बताते हैं, जिसे सुनकर सावित्री जी और भी नाराज हो जाती हैं। सावित्री जी जब भी ऋचा को ऋषि को फोन लगाने को कहती तब ऋचा ऋषि की व्यस्तता का बहाना बनाकर उसी के कॉल करने की बात कहती है। सावित्री जी गौर करती हैं कि ऋचा कभी भी ऋषि को फोन नहीं करती है और जब भी ऋषि का फोन आता है तब हूँ हाँ या हाल चाल लेकर शॉर्ट में ही बात करती है। ये बात सावित्री जी के मन में बैठ जाती है कि उनके बेटे और बहू के रिश्ते में कुछ तो गड़बड़ है। जब ये बात सावित्री जी कैलाश जी और रूही से कहती हैं तो दोनों ही हंसकर उनकी बात टाल देते हैं। चिढ़कर सावित्री जी ये सारी बात ताई जी अपनी जेठानी और बुआ जी अपनी नंद को बताती हैं। अब तो ताई जी और बुआ जी को ऋचा को ताना मारने का बहाना मिल जाता है। एक दिन कैलाश जी और ऋचा कहीं से आ रहे थे, तभी एक बाइक वाले ने जानबूझकर कैलाश जी को टक्कर मार दी। ये देखकर ऋचा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कॉलर पकड़कर बाइक सवार की पिटाई कर देती है। कैलाश जी को हॉस्पिटल ले जाकर इलाज कराती है। जब घर आकर कैलाश जी ऋचा की बहादुरी के किस्से सावित्री जी को बताते हैं तब सावित्री जी बहुत डर जाती हैं और मन में सोचती हैं कि जरूर ऋचा ने ही उनके बेटे को
डरा धमकाकर घर से दूर भेजा होगा। अब तो ताई जी और बुआ जी रोज ही घर आती और सावित्री जी के साथ मिलकर ऋचा को खूब ताने सुनाती, मगर ऋचा चुपचाप उनकी सारी बातें सुन लेती और पलटकर जवाब नहीं देती। अब तो ये घर में आम बात हो गई थी। सावित्री जी ऋचा को ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। कैलाश जी जब भी सावित्री जी को समझाते तब वह और भी ज्यादा नाराज हो जाती। कैलाश जी समझते थे कि ये सब एक माँ का उसके बेटे के लिए प्यार है। वह भी इस समय सावित्री जी के आगे लाचार से थे। उधर रूही अपनी माँ का विरोध करती है और ऋचा से भी विरोध करने को कहती है, मगर ऋचा उनकी बात ये कहकर टाल देती है कि माँ उसकी सास है और ताने मारने का पूरा हक है। अपनों से वो कैसे नाराज हो सकती है। इसी बीच रूही की शादी के लिए ताई जी और बुआ जी बहुत से लड़कों के रिश्ते भेजती हैं, मगर ऋचा सभी रिश्तों में कोई ना कोई कमी बताकर उन्हें मना कर देती है। और जब साहिल की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग जाती है तो उसकी शादी कैलाश जी से कहकर रूही के साथ तय करवा देती है, जिससे ताई जी और बुआ जी ऋचा से और भी ज्यादा नाराज हो जाती हैं। कैलाश जी साहिल और उसके परिवार से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। इतना सभ्य परिवार और इतना सुलझा संस्कारी लड़का रूही के लिए पाकर कैलाश जी और सावित्री जी को अपनी बेटी रूही की किस्मत पर नाच होता है। पंडित जी को बुलाकर सगाई और शादी की तारीख निकलवाई जाती है। 1 महीने बाद का सगाई का और 6 महीने बाद की शादी की तारीख निकलती है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। ऋषि का फोन आने पर सावित्री जी ऋषि को रूही की शादी की तारीख के बारे में बताती हैं और उसे दोनों ही फंक्शन अटेंड करने को बोलती हैं। ऋषि भी रूही और साहिल की शादी की बात सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन वापस आने की बात को टाल जाता है। कैलाश जी सगाई की तैयारियों को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि ऋषि के बिना सारी तैयारियां कैसे होंगी, मगर ऋचा सभी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेती है। मैरिज हॉल, कैटरिंग, शॉपिंग सभी कुछ बहुत अच्छे से संभालती है। रूही का लहंगा, ज्वेलरी, मेकअप, यहाँ तक कि एंगेजमेंट रिंग भी ऋचा रूही के साथ जाकर खुद ही ले आती है। सगाई की तैयारी में दिन बीतने लगते हैं और सगाई का दिन भी आ जाता है। घर पूरी तरह से मेहमानों से भरा हुआ है। सभी ऋषि के बारे में पूछ रहे हैं, मगर ऋचा और सावित्री जी के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता है। एक तरफ जहाँ सावित्री जी रूही की सगाई को लेकर बहुत खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ ऋषि के ना आने से बहुत ही दुखी वह इस सब का जिम्मेदार ऋचा को मानती हैं और मन ही मन ऋचा को भला बुरा कहने लगती हैं। शाम के समय सभी तैयार होकर मैरिज हॉल पहुंच जाते हैं। ऋचा भी रूही को लेकर मैरिज में पहुंचती है, जहां गुलाबी और नीले रंग के लहंगे में रूही बहुत ही खूबसूरत लगती है। वहीं साहिल भी नीले रंग के सूट में बहुत जच रहा है। सभी उनकी जोड़ी की बहुत तारीफ करते हैं। तालियों के बीच सगाई का कार्यक्रम संपन्न होता है, जहां सभी एक तरफ सगाई की तैयारियों की तारीफ करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ताई जी और बुआ जी ऋषि के न आने को लेकर ऋचा को ताने मारती हैं। सगाई का कार्यक्रम सकुशल संपन्न होता है। रूही और सावित्री जी ऋषि के न आने की वजह से दुखी रहती हैं और ऋचा ताई जी और बुआ जी के तानों की वजह से दुखी हो जाती हैं। घर में धीरे धीरे शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। यहाँ भी ऋचा सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और शादी का दिन करीब आ जाता है। शादी के 2 दिन पहले से ही घर में शगुन शुरू हो जाते हैं। सभी मेहमान घर पर आ जाते हैं। पंडित जी शाम को 3 बजे रूही के तिलक और शाम को 5 बजे साहिल के तिलक का शुभ मुहूर्त बताते हैं। हमारे यहाँ दूल्हे को तिलक दुल्हन का भाई ही चढ़ाते हैं, जिसमें पीला चावल, नारियल, सुपारी, दूल्हे का कपड़ा, गहना और कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स रहते हैं। गणेश पूजा होती है और सभी सामान दूल्हे को तिलक लगाकर दिया जाता है। ताई जी और बुआ जी सबको आंगन में बुलाती हैं और कैलाश जी और सावित्री जी से गुस्से में पूछती हैं कि दूल्हे को तिलक कौन चढ़ाएगा, क्योंकि ऋषि तो अभी तक आया ही नहीं। इतना सुनकर सावित्री जी रोने लगती हैं। बुआ जी और ताई जी ऋचा को ताने मारना शुरू कर देती हैं कि इसी की वजह से ऋषि घर छोड़कर चला गया है और माँ और बहन के लिए भी वापस नहीं आ रहा है। अपना भाई होते हुए भी रूही का तिलक पंडित जी से करवानी पड़ेगी। बुआ जी और ताई जी की बात सुनकर वहां मौजूद बाकी औरतें भी ऋचा को भला बुरा कहने लगती हैं, मगर ऋचा चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुनती रहती है। ऋचा जानती है कि अभी तो ऋषि को गए 2 साल नहीं हुए हैं, इसलिए ऋषि के आने की कोई भी संभावना नहीं है, लेकिन वह ये बात किसी को नहीं बता सकती थी, इसीलिए चुपचाप खड़ी होकर रोती रहती है। तभी ताई जी का बेटा कुलदीप वहां आता है और ऋचा से बदतमीजी से बातें करने लगता है। उधर ऋषि अपना काम खत्म करके रूही की शादी के लिए घर वापस लौट आता है और दरवाजे पर खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहा होता है। जब ये सब उसके बर्दाश्त के बाहर होता है, तब वह चीख कर
कहता है, ये क्या तमाशा लगा रखा है। ऋषि की आवाज सुनकर ऋचा दौड़ते हुए उसके पास जाती है और गले लगकर रोने लगती है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं ऋषि को वहां देखकर और चुप भी हो जाते हैं। गुस्से में जब ऋषि कुलदीप की तरफ बढ़ता है तब ऋचा उसका हाथ पकड़ लेती है और ना में गर्दन हिलाकर मना करती है। ऋचा की आंखों में आंसू देखकर ऋषि उसे वापस गले लगा लेता है। तभी सावित्री जी ऋषि के पास आती हैं। ऋषि उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और माँ को गले लगा लेता है। रूही भी दौड़ते हुए ऋषि के पास आती है और गले लगकर रोने लगती है और कहती है, रूही भाई आप आ गए। मुझे भरोसा था कि कोई कुछ भी कहे मगर आप मेरी शादी में जरूर आओगे। थैंक यू भाई। ऋषि के आने की खबर मिलते ही कैलाश जी भी वहां आते हैं और बेटे को सीने से लगा लेते हैं। अब घर में खुशी का माहौल है मगर ऋषि गुस्से से ताई जी और बुआ जी के पास जाता है और पूछता है, ऋषि मेरे आने से पहले यहाँ क्या बकवास हो रही थी। ऋषि के इस तरह से पूछने पर ताई जी और बुआ जी चुप हो जाती हैं। तभी सावित्री जी बात को संभालते हुए कहती हैं, सावित्री जी कुछ नहीं, बस शादी की तैयारियों की ही बात हो रही थी। तू चल और मुंह धो ले, मैं बहू से कहकर खाना लगवाती हूँ। तू थक गया होगा, कहाँ घर की बातों में पड़ रहा है। सावित्री जी की बात सुनकर ऋषि सभी बड़ों को प्रणाम करता है और अपने कमरे में चला जाता है मगर उसके मन में इस बात को लेकर शक बैठ जाता है। ऋषि जानता था कि अगर वह इस बारे में सावित्री जी या ऋचा से कुछ भी पूछेगा तो वह दोनों ही नहीं बताएंगे, इसीलिए वह रूही से पूरा सच जानने का मन में निश्चय करता है। खाना खाकर ऋषि तैयार होकर नीचे आता है और ऋचा को अपनी जैकेट पर एक ब्रोच लगाने को कहता है। ऋचा ऋषि के जैकेट पर ब्रोच लगाती है मगर ऋषि के इतने करीब आने पर उसके हाथ कांपने लगते हैं जिसे ऋषि भी महसूस करता है। घर के कुल देवता के सामने बैठकर रूही का तिलक चढ़ाया जाता है। फिर सभी दूल्हे के तिलक का सभी सामान लेकर दूल्हे के घर चले जाते हैं। वहां साहिल के तिलक की भी पूरे रीति रिवाजों से संपन्न होती है। रात के समय सभी खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। सिर्फ कुछ दूर से आए हुए रिश्तेदार ही घर पर रहते हैं। रात के समय ऋषि रूही के पास जाता है और एक सूटकेस रूही को देकर कहता है, ऋषि ये सब मैं तेरे लिए लाया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जो भी अच्छा लगा मैं लेता चला गया। एक बार देख ले, तुझे सब पसंद तो है ना। ऋषि की बात सुनकर रूही सूटकेस खोलती है और सभी सामान देखकर खुश हो जाती है। रूही थैंक यू भाई, ये सभी बहुत अच्छे हैं। आप भाभी के लिए कुछ नहीं लाए। रूही की बात सुनकर ऋषि मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं आया हूँ ना तेरी भाभी को, और क्या चाहिए। ऋषि की बात सुनकर रूही मुस्कुरा देती है। दिन में आंगन में हो रही बातों के बारे में जब ऋषि रूही से पूछता है तो वह कहती है कि भाई आप बहुत बुरे हो। आप भाभी को और हमें इस तरह छोड़कर क्यों चले गए थे। भाभी तो कितनी अच्छी हैं, आपको मालूम है। आपके जाने के बाद सभी ने भाभी को कितना भला बुरा कहा है। सबने तो यहाँ तक कहा कि भाभी ने ही लड़ झगड़ कर आपको घर से और हम लोगों से दूर भेज दिया है। भाई ताई जी और बुआ जी बहुत बुरी हैं, उन्होंने माँ को भी उल्टी सीधी बात सिखा दी है। अब तो माँ भी भाभी को बहुत ताने सुनाती हैं। भाई प्लीज अब आप भाभी को छोड़कर कहीं मत जाना। वह किसी से कुछ नहीं कहती मगर मैंने रातों में भाभी को रोते देखा है, उनकी सिसकियाँ सुनी हैं। भाई आपकी गैर हाजिरी में भाभी ने माँ पापा और मेरा सभी का बहुत ध्यान रखा है मगर फिर भी पता नहीं क्यों सभी भाभी को ही गलत कहते हैं। भाई आप भाभी का बहुत ध्यान रखना और अब उन्हें छोड़कर कहीं मत जाना। रूही की बात सुनकर ऋषि परेशान हो जाता है और रूही को सारी बात डिटेल में बताने को कहता है। रूही भी ऋषि को शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें बता देती है। ये सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आता है मगर रूही के मना करने पर वह अपनी माँ से कुछ नहीं कहता और अपने कमरे में चला जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि अनु दीदी और मनु दीदी ताई जी की दोनों बेटियों के बच्चे ऋषि के रूम में सोए हैं। जब ऋषि इसका कारण ऋचा से पूछता है तो ऋचा कुछ नहीं कहती, चुपचाप सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर ऋषि को और गुस्सा आ जाता है और वह सीधे अपनी माँ के पास जाता है और तुरंत रूम खाली कराने को कहता है। थोड़ी ही देर में अनु दीदी और मनु दीदी ऋषि के कमरे में आती हैं और ऋचा पर ऋषि से शिकायत करने का झूठा आरोप लगाती हैं और बच्चों को लेकर चली जाती हैं। ऋचा सर झुकाए चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती है। ये देखकर ऋषि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से ऋचा से कहता है, ऋषि कोई भी कुछ भी बकवास करेगा और तुम चुपचाप सुनती रहोगी। क्या जताने की कोशिश कर रही हो कि तुम एक अबला नारी हो और यहाँ सभी तुम्हारे दुश्मन हैं। ऋषि ये बात इतनी गुस्से में कहता है कि रिया डर जाती है और रोते हुए बालकनी में चली जाती है। ऋचा को रोते हुए देखकर ऋषि को खुद पर गुस्सा आता है। वह सोचता है कि जब से वह आया है
तब से उसने ऋचा से ठीक से बात भी नहीं की है और इस समय भी उसने ऋचा को इस तरह से डांट दिया। उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और वह बालकनी में ऋचा के पास जाता है और उसके बगल में झूले पर बैठ जाता है। ऋषि को अपने पास देखकर ऋचा हड़बड़ा जाती है और वह उससे दूर हटकर खड़ी हो जाती है। ऋचा को इस तरह से घबराया हुआ देखकर ऋषि उसके पास जाता है और प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे झूले पर बैठाता है। ऋषि अपने दोनों हाथों से उसके आंसू पोंछता है और समझाते हुए कहता है, ऋचा, बड़ों को जवाब न देना अच्छी बात है, मगर गलत बातों को चुपचाप सहना ये गलत है। मैंने उस ऋचा से प्यार किया था जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखती थी। कहाँ खो गई मेरी ऋचा? तुमने उसे कहाँ खो दिया? ऋचा आंखों में आंसू लिए ऋषि को एकटक देखने लगती है। उसके मन में हजारों सवाल उठते हैं मगर वह कुछ नहीं कहती। ऋचा को इस तरह खुद को देखता हुआ देखकर ऋषि पूछता है, तुमने मुझे घर में हो रही सारी बातों के बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि ताई जी, बुआ जी और माँ ने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है? तुमने तो ये बातें मुझसे क्यों छिपाई? ऋचा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी और वैसे भी ये सब तो साधारण सी बातें हैं, हर घर में होती हैं, इसमें इतना परेशान क्या होना। ऋषि समझ जाता है कि इस तरह बात का समाधान नहीं निकलेगा। ऋषि, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ, सुबह बात करेंगे। कपड़े बदलकर ऋषि बेड पर एक साइड सो जाता है। ऋचा भी कपड़े बदलकर आती है और तकिया उठाकर सोफे पर सोने के लिए जाने लगती है। तभी ऋषि उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ऋषि, अब से तुम सोफे पर नहीं सोओगी, तुम यहीं बेड पर सोओगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। पति हूँ, इतना विश्वास तो कर ही सकती हो। ऋषि की बात सुनकर ऋचा चुपचाप बेड पर जाकर एक साइड से सो जाती है। ऋषि और ऋचा बेड पर दोनों साइड सोने के लिए लेट जाते हैं। ऋचा की आंखें भीगी हुई हैं। तभी ऋषि ऋचा की तरफ पलटता है और ऋचा को आवाज देकर पूछता है, ऋचा, ऋचा, सो गई क्या? ऋचा, हाँ सो गई, गुस्से से। ऋषि, ऋचा प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सोच रहा हूँ कि तुम्हें बताऊं कि इन 1.5 सालों में मैंने क्या क्या किया, कहाँ गया, कैसे रहा। मगर कोई बात नहीं, तुम्हें नींद लगी है तो सो जाओ। और उदास होकर सर पर हाथ रखकर सोने की कोशिश करता है। तभी ऋचा उसकी तरफ पलटती है और कहती है, बताइए क्या बताना था। उसकी बात सुनकर ऋषि खुश हो जाता है और वापस उसकी तरफ पलटकर उसे बताता है, ऋषि, तुम्हें मालूम है, मैं इन 18 महीने में लगभग 10 अलग अलग देशों में गया था और इस प्रोजेक्ट में मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ कुल 10 लोगों की टीम थी जिसमें 6 लड़के और 4 लड़कियां थीं। हम एक टीम की तरह काम कर रहे थे। सभी काम बहुत अच्छे से हुआ। सभी अलग अलग फील्ड में माहिर हैं। हमारा प्रोजेक्ट बहुत सफल रहा। सभी एक से एक टैलेंटेड हैं। सभी लड़के हॉट एंड ड्रेसिंग तो हैं ही, मगर लड़कियां भी कुछ कम नहीं हैं। वह भी सभी ब्रेन विद ब्यूटी हैं। उनमें से नेहा मैम तो कुछ ज्यादा ही हॉट और सेक्सी हैं। ऋचा ऋषि की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनती है। नेहा के बारे में सुनने के बाद उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, जिसे ऋषि भी नोटिस करता है। ऋचा के चेहरे को देखकर ऋषि मुस्कुराने लगता है। तभी ऋचा पूछती है, क्या सच में नेहा मैम बहुत सुंदर हैं? तब ऋषि कहता है कि हाँ ऋचा, नेहा मैम बहुत सुंदर हैं, मगर मेरी ऋचा से कम। इतना कहकर ऋषि ऋचा का हाथ पकड़ लेता है और उसे विदेश के प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई और भी मजेदार किस्से सुनाता है। धीरे धीरे ऋचा ऋषि के साथ सहज हो जाती है। ऋचा को सहज देखकर ऋषि उससे अपनी अब तक की सभी गलतियों के लिए माफी मांगता है। ऋषि ऋचा को बताता है कि उसने रूही और ऋचा की सारी बातें सुन ली थी उस दिन। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, मगर उसी समय उसे प्रोजेक्ट के काम से बाहर जाना पड़ा और ना चाहते हुए भी वह ऋचा से दूर रह गया। ऋषि की गैर मौजूदगी में उसके घर वालों ने जो भी बुरा व्यवहार उसके साथ किया है, उन सब के लिए वो दिल से माफी मांगता है। ऋषि की बातों को सुनकर ऋचा रोने लगती है। ऋषि बातों बातों में उसे अपनी बाहों में कैद कर लेता है और ऋचा ऋषि के सीने पर सर रखकर रोने लगती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। सुबह जब ऋषि की आंखें खुलती हैं, तब वह ऋचा को अपनी बाहों में देखकर खुश हो जाता है। ऋषि ऋचा के गालों को चूम रही लटों के साथ खेलने लगता है। ऋचा भी नींद में कुनमुनाने लगती है। नींद से भरी हुई आंखें खोलकर ऋषि को देखती है और गुड मॉर्निंग बोलकर ऋषि के सीने पर सर रखकर दोबारा सो जाती है। कुछ ही पलों बाद जब ऋचा को एहसास होता है कि ये सपना नहीं है, सच है, तो वह हड़बड़ाकर उठ जाती है और इसी से दूर होते हुए कहती है, सॉरी सॉरी, आपने मना किया था पास आने को।
और मैं ऋचा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऋचा की इस हरकत पर ऋषि मुस्कुरा देता है और कहता है, ऋषि इट्स ओके ऋचा, तुम मेरे पास नहीं आई थी, मैं तुम्हारे पास आया था। ऋषि की बातों को सुनकर ऋचा घबरा जाती है और भागकर बाथरूम में घुस जाती है। उसकी इस हरकत पर ऋषि मुस्कुरा देता है और बालकनी में चला जाता है। थोड़ी देर में ऋचा बाथरूम से निकलकर इधर उधर देखती है, लेकिन ऋषि को ना पाकर उसे तसल्ली होती है और वह बाहर आकर अपनी साड़ी ठीक करने लगती है। उधर ऋषि बालकनी से ऋचा को देखता है। उसके लंबे बालों से टपकते हुए पानी की बूंदों को देखकर ऋषि अपने दिल पर हाथ रख लेता है। माथे पे एक छोटी सी बिंदी, आंखों में काजल और होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक, कोई इतने में भी इतना सुंदर कैसे दिख सकता था? यही सवाल बार बार ऋषि के मन में आ रहा था। तभी देखता है कि ऋचा ब्लाउज के पीछे की डोरी बांधने के लिए परेशान होती है, लेकिन वो बांध नहीं पा रही है, तो वह उसे रूही से बंधवा लेगी। ऐसा सोचकर उसे वैसे ही छोड़ देती है। जब ऋषि की धड़कनें उसे बेचैन करने लगती हैं, तो वह अंदर चला आता है और श्रृंगारदान ड्रेसिंग टेबल से सटकर खड़ा हो जाता है और ऋचा को देखने लगता है। ऋषि को इस तरह खुद को देखता पाकर ऋचा असहज हो जाती है। ऋचा जैसे ही सिंदूर उठाती है, ऋषि उसके हाथ से सिंदूर ले लेता है और कहता है, ये तो मेरा हक है धर्मपत्नी जी, और ऋचा की मांग भर देता है। फिर वह ऋचा को अपने सीने से लगा लेता है और इसके बाल साइड करके ब्लाउज की डोरी बांध देता है। ऋषि की छुअन से ऋचा जम सी जाती है। ऋषि की बाहों की कैद से आजाद होने के लिए ऋचा कसमसाने लगती है, मगर ऋषि की पकड़ मजबूत हो जाती है और वह अपने होठ ऋचा के कंधों पर रख देता है। ऋचा सिहर उठती है और 2 कदम पीछे हट जाती है। ऋचा जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगती है, तभी ऋषि उसका हाथ पकड़ लेता है और एक गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया हूँ, सॉरी मुझे कल देने का मौका ही नहीं मिला। ऋचा नजर उठाकर ऋषि को देखती है, जिसको देखकर ऋचा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऋषि बॉक्स खोलकर ऋचा की तरफ बढ़ा देता है। ऋचा देखती है, उसमें एक बहुत ही सुंदर सी पायल है। ऋषि ऋचा से पूछता है, इफ यू डोंट माइंड मे आई। ऋचा हाँ में सिर हिला देती है। ऋषि ऋचा को बिस्तर पर बैठाता है और जमीन पर बैठकर उसके पैर उठाकर अपने घुटने पर रखता है और उसे पायल पहनाने लगता है। ऋषि ऋचा के आंसू पोंछता है। तभी सावित्री जी ऋचा को आवाज देती हैं और ऋचा उठकर नीचे चली जाती है। थोड़ी देर बाद ऋषि भी बाथरूम में जाकर तैयार हो जाता है। ऋचा जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाती है और सबको सर्व करती है। सावित्री जी ऋषि को भी नाश्ता करने के लिए आवाज देती हैं। तब तक ऋषि ऊपर कमरे में ही चाय भेजने के लिए बोल देता है। सावित्री जी ऋचा को ऋषि को नाश्ता देने के लिए बोलकर नाश्ता करने लगती हैं। बेमन से ऋचा ऋषि का नाश्ता लेकर कमरे में जाती है, सोफे के पास लगे टेबल पर रख देती है। जैसे ही ऋचा वापस जाने लगती है, ऋषि कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और ऋचा की तरफ बढ़ने लगता है। ऋचा पीछे हटने लगती है और दीवार से लगकर खड़ी हो जाती है। ऋषि उसके पास आता है और उसके दोनों तरफ दीवार पर हाथों को लगाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अब कहाँ जाओगी? इतना कहकर ऋषि ऋचा के होठों की तरफ झुकने लगता है। ऋचा डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब थोड़ी देर तक ऋषि की तरफ से कोई हलचल नहीं होती है, तो ऋचा अपनी आंख खोलकर देखती है तो ऋषि आराम से बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। ऋषि की इस हरकत पर ऋचा शर्मा जाती है और मुस्कुराकर नीचे चली जाती है। आज से घर में शादी के रीति रिवाज शुरू होते हैं। आस पड़ोस और घर परिवार की सभी औरतें एकत्र होती हैं। अनाज छूने की रस्म पूरी की जाती है। इसमें 5 तरह के अनाज लिए जाते हैं। सूप, चक्री, सिलवट्टा को यूज करके उसमें अनाज पीसा जाता है। ये रस्म 5 सुहागिनें करती हैं। शगुन करते हुए दोपहर हो जाती है। सभी को खाना खिलाया जाता है। ऋचा सुबह से चारों तरफ दौड़ रही है, कभी हलवाई के पास, तो कभी रसोई से मेहमानों की फरमाइश पूरी करने, तो कभी सबके साथ आंगन में शगुन करने। इन सभी के बीच ऋचा खुद खाना भूल जाती है। ऋषि ऋचा से कई बार खाना खाने को कहता है, मगर व्यस्तता के कारण बाद में खा लूंगी कहकर बात टाल जाती है। अब ऋषि को गुस्सा आने लगता है और वह आंगन में सभी के सामने से ऋचा को गोद में उठाकर कमरे में ले आता है और सोफे पर बैठा देता है और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगता है। ऋषि की इस हरकत पर सभी औरतें हंसने लगती हैं और ऋचा शर्मा जाती है। ऋषि ऋचा को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। ऋषि के इस तरह प्यार से खाना खिलाने पर ऋचा रोने लगती है। ऋचा के इस तरह रोने पर ऋषि घबरा जाता है और पूछता है कि क्या हुआ?
बहुत तीखा लग रहा है। ऋषि जानता था कि ऋचा को तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि उसे तो मीठा पसंद है, और पानी का गिलास ऋचा की तरफ बढ़ा देता है। ऋचा ना में सिर हिला देती है और एक निवाला ऋषि की तरफ बढ़ा देती है। ऋषि मुस्कुरा देता है और ऋचा के हाथ से वो निवाला खा लेता है। ऋषि कहता है, सॉरी ऋचा, सुबह से देख रहा हूँ तुम्हें काम के आगे खुद का ख्याल ही नहीं रहता, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। आगे से ऐसा कभी मत करना, वरना मैं फिर से ऐसा ही कुछ कर सकता हूँ। और ऋचा के हाथ को पकड़कर चूम लेता है। उसके बाद शगुन का काम आगे बढ़ाया जाता है और माँ के मंदिर तक जाकर मंडप लगने के लिए मिट्टी लाई जाती है और आंगन में मंडप लगाया जाता है। उसके बाद गौरी गणेश, कुल देवता और पितरों की पूजा की जाती है। रूही की शादी के शगुन के साथ साथ आंगन में ढोलक और बन्ना बन्नी के गीत गूंज रहे हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल है। रूही भी साहिल के साथ अपने भाभी जीवन के सुंदर सपने सजो रही है। सावित्री जी, ऋचा बहू, कल हल्दी की रस्म होनी है, तो तुम आज ही हल्दी भिगो देना और सुबह ही महीन पीस देना। ऋचा, जी माँ जी, मैं कर दूंगी। सावित्री जी, और सुन, कल हलवाई रूही के साथ जाने वाली मिठाई, लड्डू और खाजा बनाएगा, तो तुम देख लेना कि सब सामान है ना, कुछ कमी तो नहीं है। ऋचा, जी माँ जी, मैं देख लूंगी, आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी। बहुत देर हो गई है, अब आप भी दवा खाकर सो जाइए, आप थक गई होंगी, सुबह से काम में लगी हैं। सावित्री जी, हाँ बहू, थक तो गई हूँ, चलो अब तुम भी आराम कर लो। ऋचा अपने कमरे में आती है और बाथरूम में कपड़े चेंज करने चली जाती है। चेंज करके बाहर आती है तो ऋषि को बेड पर लेटा हुआ देखकर बालकनी में चली जाती है। वहां झूले पर बैठकर एकटक चांद को देखने लगती है। ऋषि ऋचा के पास आता है और वहीं झूले के पास खड़ा हो जाता है, मगर ऋचा तो जैसे पूरी तरह से चांद में खोई हुई है। जब काफी देर तक ऋचा अपने ख्यालों से बाहर नहीं आती, तो वह ऋचा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लाता है। ऋषि, बहुत रात हो गई है, कब तक यूं ही चांद से बातें करती रहोगी, चलो सो जाओ। और दोनों बेड पर जाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ऋषि जैसे ही ऋचा से बात करने के लिए घूमता है, वैसे ही सावित्री जी ऋषि को आवाज देती हैं। सावित्री जी, ऋषि ऋषि देख तो, तेरे पापा के सिर में बहुत दर्द हो रहा है, चलकर कोई दवा दे दो तो वह भी चैन से सो जाते। ऋषि तुरंत ही कमरे से बाहर आता है और सावित्री जी के साथ अपने पापा के पास जाता है। उन्हें दवा देकर अपने कमरे में वापस लौट आता है। वापस आकर ऋषि देखता है कि ऋचा तो सो गई है। ये देखकर ऋषि उदास हो जाता है। ऋषि, ये क्या ऋचा, आप इतनी जल्दी कैसे सो गईं? दिन भर तो आप बाकी सबके साथ काम में लगी रहती हैं, रात में तो उस चांद से बात करती हैं या फिर सो जाती हैं। मेरे लिए तो समय ही नहीं है आपके पास। इतना कहकर ऋषि बेड पर ऋचा के पास ही बैठ जाता है। ऋषि, आप कितनी मासूम और सुंदर हैं ऋचा, कोई चाहकर भी खुद को आपसे प्यार करने से रोक नहीं सकता। उसके चेहरे पर आ रही बालों की लटों को देखकर अपने दिल पर हाथ रख लेता है। मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत तो ये आपकी जुल्फे हैं, जिन्हें आपके गोरे गोरे गालों और गुलाबी होठों को चूमने का मौका मिल रहा है। और कहता है, इस खूबसूरती पर कौन ना मर जाए है खुदा, वो कत्ल भी करते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। ऋचा को देखते देखते ही ऋषि भी सो जाता है। सुबह जब ऋचा सोकर उठती है तो देखती है कि ऋषि का हाथ उसकी कमर पर है। वो धीरे से ऋषि का हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है और ऋषि उसे एक झटके में अपने पास खींच लेता है और ऋचा को अपनी बाहों में कैद कर लेता है। ऋषि की यह हरकत ऋचा के दिल की धड़कनों को बढ़ा देती है। उसका दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़क रहा है। उसकी आवाज ऋषि भी सुन पा रहा है। ऋषि, गुड मॉर्निंग श्रीमती जी। उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए, आपकी खूबसूरती देखकर हमारी सुबह और भी खूबसूरत हो गई है। फिर उसका माथा चूमकर, कल तुम जल्दी क्यों सो गई थी, झूठा गुस्सा दिखाते हुए, बेचारे मेरे दिल पर तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आती, सारा दिन तो इसे तड़पाती हो और रात को जब हमारा नंबर आता है तब आपकी बेरहम नींद हमारे प्यार की दुश्मन बन जाती है। ऋचा प्लीज थोड़ा तो हमारे बारे में सोचा करो, ऑलरेडी हम तुमसे इतना दूर रह लिए, अब और नहीं रहा जाता। इतना कहकर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और उसकी गहराई में खो जाते हैं। तभी अलार्म बजता है और दोनों हड़बड़ाकर अलग हो जाते हैं। ऋचा शर्माकर बाथरूम में चली जाती है और इसी अलार्म को बंद करके कहता है, सब मेरे प्यार के दुश्मन बने हुए हैं। ऋचा तैयार होकर नीचे चली जाती है और सबको नाश्ता सर्व करती है। फिर सभी रूही की हल्दी की रस्म के लिए तैयार होते हैं। रूही आज पीले रंग का लहंगा विद ऑरेंज बूटी और उस पर से फूलों की ज्वेलरी में
बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऋचा भी पीली साड़ी विद गोल्डन वर्क में बहुत ही सुंदर लग रही है। उस पर से मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियां उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। ऋषि भी आज व्हाइट कुर्ता विद येलो जैकेट में बहुत हैंडसम लग रहा है। आंगन में रूही बैठी है और सभी उसे हल्दी लगा रहे हैं। कुछ औरतें मंगल गीत गा रही हैं। सबसे पहले सावित्री जी और कैलाश जी ने अपनी लाडली को हल्दी लगाई। इसके बाद ऋषि और ऋचा ने भी रूही को हल्दी लगाई। तभी रिया, ऋचा की बहन, कहती है, ऋषि, हमने सुना है कि आप बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। आज हम भी तो जाने कि आपके भैया आपकी सच्ची तारीफ करते हैं या। ऋषि, जरूर भाभी, मगर उसके बाद ऋचा को भी गाना पड़ेगा। बोलिए, मंजूर है। रूही, श्योर भाई, भाभी की तरफ से मैं प्रॉमिस करती हूँ। ऋचा, नहीं नहीं, मुझे गाना नहीं आता, प्लीज। ऋषि अपना गिटार लेकर आता है और एक रोमांटिक गाना ऋचा को देखकर गाता है। गाना सुनकर सभी तालियां बजाते हैं, ऋषि के गाने की तारीफ करते हैं। तभी रिया, वाह देवर जी, आपकी आवाज तो बहुत मीठी है। ऋषि ऋचा के गले में हाथ डालकर, वो तो है भाभी, आखिर मेरे पास पूरी की पूरी मिठाई की दुकान जो है। इतना कहकर ऋषि हंसने लगता है और ऋचा शर्माकर अपनी नजरें झुका लेती है। रूही, भाभी अब आपकी बारी, प्लीज मना मत करना हमारे लिए, सिर्फ एक गाना। फिर ऋचा भी गाना गाती है। ऋचा का गाना सुन सभी लोग तालियों के साथ उसकी बहुत तारीफ करते हैं। रूही, वाह भाभी, आपने तो उदित नारायण और बाली ब्रह्म भट्ट को भी पीछे छोड़ दिया। यू आर सुपर भाभी। ऋषि, सच में ऋचा, तुमने तो बहुत ही अच्छा गाया है। तुम्हारे इस टैलेंट के बारे में मुझे तो पता ही नहीं था। और कौन कौन से राज छुपाए हैं, हमें भी तो पता चले। वैसे मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए मेरे सैया सुपरस्टार वाला गाना गाओगी। लेकिन ऋषि की इस बात पर ऋचा हंस देती है और कहती है, क्या ऋषि, सुपरस्टार और आप, मजाक अच्छा है। बहुत दिन बाद ऋषि ऋचा से ऐसे दिल खोलकर हंसते हुए देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसकी हंसी में खो जाता है। तभी बुआ जी आती हैं और चिल्लाते हुए ऋचा से पूछती हैं, बुआ जी, क्या बहुरिया, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कौनो संस्कार सिखाए भी हैं या ऐसे ही भेज दिए हैं? पति का नाम लेते तुमको शर्म नहीं आती? अरे मायके का ना सही, ससुराल का तो मान रख लेती, कुलच्छणी कहीं की। अब यहीं खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा जाकर मेरे और तेरे फूफा जी के लिए चाय बना। ऋचा चुपचाप सिर झुकाए बुआ जी की बातें सुन लेती है और रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। बुआ की बातें सुनकर ऋषि बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी रूही, बुआ जी, अच्छा ये बताइए कि सास और पति में से किसकी बात को पहले स्वीकारना चाहिए? बुआ जी, प्यार से, पति की बात को लाडो, क्योंकि पहला रिश्ता तो पति से ही जुड़ता है, बाकी सारे रिश्ते बाद में आते हैं। मगर तू ये क्यों पूछ रही है? रूही, वो क्या है ना बुआ जी कि साहिल चाहते हैं कि मैं शादी के बाद उन्हें नाम से ही बुलाऊं, तब तो मेरी सास भी मुझे ऐसे ही ताने मारेगी। बुआ जी, प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए, मेरी लाडो को जो ताने सुनाएगा उसका ना मुंह नोच लूंगी मैं। रूही, तब तो भाभी की माँ को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। इतना सुनकर बुआ जी चुप हो जाती हैं। सावित्री जी गुस्से से, रूही, ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? रूही, सॉरी माँ, सॉरी बुआ जी। नजरें झुकाकर रूही की बात सुनकर ऋषि मुस्कुरा देता है और रसोई में ऋचा के पास चला जाता है। वहां जाकर वह ऋचा को रोते हुए देखता है तो पीछे से उसकी कमर को पकड़कर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लेता है और उसके कंधे पर चेहरा रखकर उससे कहता है, ऋषि, सॉरी ऋचा, बुआ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, तुम प्लीज मत रो, तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। ऋषि के इस तरह छूने से ऋचा सिहर उठती है। ऋषि से दूर होकर और बात को टालते हुए कहती है, आप बहुत अच्छा गाते हैं ऋषि, और तुम भी। इतना कहकर ऋचा को अपने पास खींच लेता है और उसकी तरफ झुकने लगता है। तभी बाहर से बुआ जी आवाज देती हैं और ऋचा चाय लेकर बाहर जाती है। बाहर सभी रूही को हल्दी लगा रहे हैं, जिसे देखकर सावित्री जी और कैलाश जी की आंखों में नमी है। हल्दी की रस्म पूरी होती है और ऋचा रूही को लेकर उसके कमरे में आ जाती है। रूही को बाथरूम में भेजकर ऋचा जब अपने कमरे में आती है तो ऋषि धीरे से कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और ऋचा के पास जाकर उसके गालों पर हल्दी लगा देता है और कहता है, ऋषि, अपनी हल्दी की रस्म में तो मैं तुम्हें हल्दी लगा नहीं पाया था, तो सोचा अभी लगा दूं।
ऋचा के साथ साथ ऋषि भी बाथरूम में घुस आता है, जिसे देखकर ऋचा घबरा जाती है और पूछती है, आप यहाँ? ऋषि ऋचा की घबराहट भांपते हुए, मैं तो यहाँ हाथ धोने के लिए आया था, लेकिन अगर तुम्हारा कोई और इरादा हो तो बोलो। इतना कहकर वो अपनी आंख विंग करता है और ऋचा की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर ऋचा हड़बड़ाकर बाथरूम से बाहर निकल जाती है। ऋचा की हालत पर ऋषि हंसने लगता है और नीचे चला जाता है। शाम को रूही की मेहंदी की रस्म की तैयारियां चल रही हैं। रूही ने हरे रंग का बनारसी सूट विद गोल्डन ज्वेलरी पहना है, जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही है। ऋचा ने भी ग्रीन नेट का लहंगा चोली विद मल्टी कलर दुपट्टा पहना है। बालों के पीछे करके चोटी बनाई है जो कमर तक जाती है। ऋषि ने ग्रीन टी शर्ट विद वाइट जीन्स पहनी है और वह भी बहुत हैंडसम लग रहा है। ऋचा रूही को शगुन की मेहंदी लगाती है, फिर मेहंदी वाली लड़की को साहिल का नाम रूही के हाथों में लिखने को बोलकर चली जाती है। घर में सभी औरतें मेहंदी लगवाती हैं, लेकिन ऋचा मेहमानों को देखने में और बाकी के कामों में व्यस्त हो जाती है और मेहंदी नहीं लगवा पाती है। जब रूही ऋचा को मेहंदी लगवाने को कहती है तो ताई जी ये कहकर मना कर देती हैं कि शादी रूही की है, ऋचा की नहीं है, और अगर ऋचा मेहंदी लगाकर बैठ जाएगी तो काम कौन करेगा। ताई जी की बात सुनकर ऋषि और रूही दोनों ही बहुत नाराज हो जाते हैं, मगर सावित्री जी के कहने पर चुप हो जाते हैं। रात को सावित्री जी ऋचा और ऋषि को बुलाती हैं और कहती हैं, बहू कल सुबह तुम दोनों दुर्गा माता के मंदिर चले जाना और वहां पर रूही की शादी की चुनरी और सुहाग का सामान माता को चढ़ाकर ले आना। हमारे यहाँ यही चुनरी दुल्हन मंडप में पहनती है। ऋषि ठीक है माँ, कल हम सुबह ही मंदिर जाकर चुनरी चढ़ाकर ले आएंगे। आप लोग आराम करिए, मैं जरा मैरिज हॉल तक होकर आता हूँ। और वहां से चला जाता है। ऋचा भी सब काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है और ऋषि जब लौटता है तो देखता है कि ऋचा सो रही है और रूही उसके हाथ में मेहंदी लगा रही है। ऋषि ये क्या कर रही हो रूही, अभी तक सोई नहीं? रूही चुप रहने का इशारा करके, धीरे बोलो भैया, वरना भाभी जाग जाएंगी। मैं भाभी को मेहंदी लगा रही हूँ। वो भाभी आज काम में व्यस्त होने के कारण मेहंदी नहीं लगा पाई और उनका ये सूना सूना हाथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं भाभी को अपने हाथों से मेहंदी लगा रही हूँ। ऋषि अरे वाह, भाभी की लाडली, भाभी की इतनी चिंता, चल अब जाकर सो जा, बाकी मैं कर दूंगा। रूही थैंक यू भैया, मगर भूलना नहीं लगा देना प्लीज। ऋषि हाँ हाँ, सिर्फ तेरी भाभी नहीं है बल्कि मेरी बीवी भी है, तो भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, गुड नाइट। रूही ऋषि को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और ऋषि कपड़े बदलकर ऋचा के पास आता है। ऋषि देखता है कि ऋचा बहुत ही मासूमियत से सो रही है, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल है। ये देखकर ऋषि भी मुस्कुरा देता है। अब वो देखता है कि ऋचा के एक हाथ में तो मेहंदी लगी हुई है, लेकिन दूसरा हाथ सूना है। ऋषि सोचता है कि उसे तो मेहंदी लगानी नहीं आती, तो वह मेहंदी कैसे लगाएगा। तभी उसे एक आइडिया आता है। वह ऋचा के हाथ में एक बड़ा सा दिल बनाता है और उसमें ऋषि लब से ऋचा लिख देता है और सो जाता है। सुबह जब ऋचा उठती है तो अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई देखकर चौंक जाती है, मगर फिर ऋषि की शरारत समझकर खुश हो जाती है और बहुत प्यार से एकटक ऋषि को देखने लगती है। देखते देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। काफी देर तक ऋचा इसी अवस्था में बैठी रहती है। ऋचा अपने ख्यालों में इस तरह खोई हुई है कि उसे अलार्म की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। अलार्म की आवाज से ऋषि की नींद खुल जाती है। ऋषि जब ऋचा को इस तरह खुद को देखता और रोता हुआ पाता है तो वह घबरा जाता है। ऋचा के आंसू पोंछकर उसे अपने गले से लगा लेता है। काफी देर तक ऋचा से सकती रहती है और फिर ऋषि से अलग हो जाती है। ऋषि जब उससे रोने की वजह पूछता है तो वह नामे सिर हिला देती है और बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर नीचे आते हैं। ऋचा ने लाल चुनरी प्रिंट की गोटा लगी साड़ी पहनी हुई है और बालों का सुंदर सा जूड़ा बनाया हुआ है। ओपन पल्लू साड़ी विद डीप नेक ब्लाउज में बहुत ही सुंदर लग रही है, जबकि ऋषि ने ब्लैक पैंट विद लाइट ग्रे शर्ट पहनी है। हाथों में ब्रांडेड वॉच और कड़ा पहना है। शर्ट की स्लीव को हाफ फोल्ड किया हुआ है। वह भी काफी ड्रेसिंग लग रहा है। ऋचा पूजा की सामग्री, चुनरी, सुहाग का सामान और फल फूल मीठा लेकर ऋषि के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और ऋषि गाड़ी स्टार्ट करता है। काफी देर तक गाड़ी में खामोशी रहती है तो ऋषि एफएम रेडियो चला देता है और उस पर गाना बजता है, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो।
गाना सुनकर ऋषि बार बार ऋचा को देखने लगता है क्योंकि ये गाना बिल्कुल ऋचा को सूट करता है, जिससे वह असहज हो जाती है और गाना बदल देती है। दूसरा गाना बजता है, मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको। दूसरा गाना बजता है जिसे सुनकर ऋषि मुस्कुराने लगता है और ऋचा गुस्से से एकदम एफएम बंद करने के लिए हाथ बढ़ाती है, मगर ऋषि उसका हाथ पकड़कर चूम लेता है और गियर पर हाथ रख देता है। ये गाना ऋषि के दिल का हाल बयां कर रहा है, गाने के माध्यम से ही सही, लेकिन ऋषि ऋचा को अपने मन की बात बताना चाहता है। ऋचा खामोश होकर बाहर की तरफ देखने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं। ऋचा मंदिर के गेट पर उतर जाती है और ऋषि कार पार्क करने चला जाता है। ऋचा देखती है कि मंदिर में बहुत लंबी कतार लगी है, मगर सभी लड़कियां और औरतें एक ही तरफ देख रही हैं। तो वह भी जब उसी तरफ देखती है तो सामने से ऋषि आता हुआ दिखाई देता है। लंबा चौड़ा गठीला बदन, गोरा रंग, आंखों पर सनग्लासेस। ऋचा को अपनी किस्मत पर रश्क होने लगता है। जब ऋषि ऋचा को अपनी तरफ देखते हुए पाता है तो सनग्लासेस शर्ट में लगाते हुए इशारे से पूछता है, क्या हुआ? ऋचा मुस्कुराकर ना में सर हिला देती है। इतना बड़ा अधिकारी होने के कारण ऋषि को वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है। मंदिर पहुंचकर दोनों चुनरी सहित सभी सामान पंडित जी को माता के चरणों में अर्पण करने के लिए दे देते हैं। पूजा करने के बाद पंडित जी ऋचा की गोद भरते हैं और दोनों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। दर्शन करने के बाद दोनों संकट मोचन हनुमान मंदिर जाते हैं। वहां 1.25 किलो लड्डू चढ़ाते हैं और भगवान से बिना किसी संकट के विवाह संपन्न होने का आशीर्वाद मांगते हैं। दर्शन करके जब दोनों बाहर आने लगते हैं तभी एक लड़की ऋषि से टकरा जाती है। ऋषि उसे गिरने से बचाने के लिए उसे कमर से पकड़ लेता है। ऋषि को इस तरह दूसरी लड़की के करीब देखकर ऋचा को गुस्सा आने लगता है और वह ऋषि को गुस्से से घूरने लगती है। ऋचा को खुद को घूरता पाकर ऋषि समझ जाता है ऋचा को उसका इस तरह किसी लड़की को पकड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वह तुरंत ही उस लड़की को सीधा खड़ा करता है और सॉरी सिस्टर बोलकर ऋचा का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगता है। ऋषि की इस हरकत पर जहां उस लड़की का मुंह उतर जाता है, वहीं ऋचा मुस्कुराने लगती है। बाहर आकर दोनों कार में बैठ जाते हैं और गाड़ी घर की तरफ घुमा लेते हैं। ऋचा अभी भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रही थी। तभी ऋषि, क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रही हो? ऋचा नामे सिर हिला देती है। एक बात कहूँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को अपने नाम से बुलाएं। मेरा मतलब है कि तुम मुझे ऋचा नाम से और मैं तुम्हें ऋषि के नाम से बुलाऊं। इस तरह से कोई नाराज भी नहीं होगा और हमें अकॉर्ड भी नहीं लगेगा। ऋषि की बात सुनकर ऋचा हाँ में सिर हिला देती है। दोनों घर पहुंचते हैं। ऋचा गाड़ी से उतर जाती है और ऋषि मैरिज हॉल की तरफ बढ़ जाता है। घर पर शादी के रीति रिवाज संपन्न होते हैं। शाम को 5 बजे तक सभी को मैरिज हॉल पहुंचना था, इसीलिए सभी शाम की तैयारी में लग जाते हैं। रूही के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाती है। सभी तैयार होकर मैरिज हॉल पहुंच जाते हैं। बारात भी बैंड बाजे के साथ निकल चुकी है। ऋचा ऋषि को फोन करके पार्लर आने को बोलती है। आज ऋषि ने ब्लैक 3 पीस सूट पहना है। एक हाथ में ब्रांडेड वॉच और दूसरे हाथ में सोने का ब्रेसलेट और सर पर गुलाबी पगड़ी। ऋषि बहुत ही हैंडसम लग रहा है। पार्लर पहुंचकर ऋषि ऋचा को फोन करके बाहर बुलाता है। रूही ने मैरून कलर विद गोल्डन वर्क का लहंगा चोली पहना है, साथ में मैचिंग ज्वेलरी। रूही तो आज किसी रियासत की राजकुमारी लग रही है। ऋचा ने ब्लैक कलर की बनारसी साड़ी विद बैकलेस ब्लाउज पहना है। बालों में सुंदर सा जूड़ा बनाया हुआ है। मांग में सिंदूर, गले में चोकर सेट, हाथों में सोने के जड़ाऊ कड़े, माथे पर छोटी सी बिंदी, नाक में छोटी सी नथ और होठों पर लाल लिपस्टिक ऋषि का दिल धड़काने के लिए काफी है। ऋषि तो जैसे ऋचा की खूबसूरती में खो ही गया था। जहां ऋषि ऋचा की खूबसूरती में खो गया है, वहीं ऋचा भी अपलक ऋषि को ही देखे जा रही है। तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और मैरिज हॉल पहुंचते हैं। ऋषि उन्हें पीछे वाले गेट से अंदर आने को बोलता है और गाड़ी पार्क करने चला जाता है। अंदर जाने पर जब सावित्री जी उन तीनों को देखती हैं तो उन्हें कान के पीछे काला टीका लगाती हैं। ऋचा दूल्हे के स्वागत के लिए आरती की थाली सजाने में व्यस्त रहती है, लेकिन ऋषि का दिल तो उसकी गोरी गोरी पीठ पर ही अटका हुआ था। मौका मिलते ही ऋषि ऋचा को पीछे की लॉबी में ले जाता है। उसकी ये हरकत ऋचा की धड़कन को बढ़ा देती है। पहले तो ऋषि ऋचा की खूबसूरत पीठ को सहलाता है और फिर कहता है,
कि सॉरी रिचा, आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो और चाहकर भी मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। ऋषि की इस हरकत पर रिचा जम सी जाती है। फिर वह रिचा के जूड़े से पिन निकाल देता है। रिचा के खूबसूरत लंबे बाल खुलकर उसके कमर पर लहराने लगते हैं। तभी ऋषि कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम्हें मेरे सिवा कोई और देखे। इतना कहकर ऋषि वहां से जाने लगता है तो रिचा उसे रुकने को कहती है और अपने साड़ी के पल्लू से ऋषि के होठों पर लगी लिपस्टिक पोंछने लग जाती है। रिचा की इस हरकत पर ऋषि मुस्कुरा देता है और आई लव यू बोलकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में बारात आ जाती है और सभी बारात के स्वागत में लग जाते हैं। ऋषि और रवि रिया का पति साहिल को गोद में उठाकर स्टेज पर लाते हैं। स्टेज मोर पंख और फूलों से बहुत ही सुंदर सजाया गया है। थोड़ी ही देर में फूलों के चादर के बीच ही रूही रिचा के साथ स्टेज पर आती है। तभी साहिल रूही की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। रूही उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर आ जाती है। साहिल ने आज गोल्डन कलर की शेरवानी विद मैरून दुपट्टा पहना हुआ है। गले में मोती की माला, हाथों में ब्रांडेड वॉच और ब्रेसलेट, कमर पर तलवार, सर पर पगड़ी बांधे वह किसी रियासत का राजकुमार लग रहा है। रूही और साहिल दोनों ही आंखों में एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। फूलों की बौछार और हर हर महादेव के उद्घोष के बीच जयमाल का रस्म संपन्न होती है। सभी दोनों को सुखमय जीवन का आशीर्वाद देते हैं और उनकी खूबसूरत जोड़ी की तारीफ करते हैं। जयमाल के बाद दूल्हा दुल्हन को मंडप में ले जाया जाता है। कन्यादान और 7 फेरों के बाद साहिल रूही की मांग में सिंदूर भरता है और गले में मंगलसूत्र पहनाता है। इसी के साथ विवाह संपन्न होता है और दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। फिर समय आता है विदाई का। बेटी की विदाई किसी भी माँ बाप के लिए बहुत ही हृदय विदारक होती है। भाई के तो कदम ही नहीं बढ़ते बहन को डोली में बैठाने के लिए, मगर दुनिया का दस्तूर तो निभाना ही होता है। रूही भी चावल के दाने पीछे माँ के आंचल तक उछलती हुई भीगी पलकों से विदा हो गई और अपने पीछे छोड़ गई घर के आंगन में अपनी यादें। विदाई के बाद सभी रिश्तेदार भी धीरे धीरे अपने घर चले जाते हैं। 2 दिन बाद पगफेरे की रस्म का मुहूर्त निकलता है। 2 दिन बाद ऋषि रूही और साहिल को लेने रूही के ससुराल जाता है और बेटी दामाद के आने पर सावित्री जी ने घर पर गंगा पूजा, सत्यनारायण भगवान की कथा रखी है। हमारे यहाँ बेटी की शादी में गंगा जी को चुनरी चढ़ाई जाती है और बेटे की शादी में आर पार का माला, पूजा पाठ और कथा में रात हो जाती है और कैलाश जी रूही और साहिल को रात घर पर ही रुकने को कहते हैं। दूसरे दिन साहिल की खूब खातिरदारी की जाती है। लंच करने के बाद साहिल और रूही रूही के कमरे में आराम करने जाते हैं। थोड़ी देर बाद ऋषि और ऋचा उनके कमरे में आते हैं। ऋषि, साहिल मेरी बहन बहुत ही नाजों से पली है, इसे दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं है। तुमसे करबद्ध निवेदन है कि मेरी रूही को मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखना। ऋचा, हाँ साहिल जी, मैंने अपने जीवन की सबसे अनमोल चीज आपको सौंपी है, प्लीज उसका ध्यान रखिएगा। साहिल जी, रूही सिर्फ मेरी ननद नहीं है बल्कि मेरी छोटी बहन, मेरी दोस्त, मेरी बेटी सब है। मैंने आपको सिर्फ रूही नहीं बल्कि उसके रूप में अपने बहुत से रिश्ते सौंपे हैं। मेरी रूही बहुत नादान है, बहुत बचपना है उसमें, मगर दिल की बहुत साफ है। साहिल जी, मैं जानती हूँ कि आप बहुत समझदार हैं, उसकी सभी नादानियों को माफ कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ कि वो अभी बहुत सी गलतियां करेगी, मगर आप उसकी सभी गलतियों को सुधार दीजिएगा। मैं जानती हूँ कि आप रूही से बहुत प्यार करते हैं। बस आपसे निवेदन है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, आप मेरी रूही का हाथ कभी नहीं छोड़िए। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। साहिल, भैया भाभी, मैं जानता हूँ कि आप सभी रूही को बहुत प्यार करते हैं, ज्यादा तो नहीं पर इतना वादा करता हूँ कि उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। भाभी, मैं जानता हूँ कि आपने हमारी बहुत मदद की है, अगर आप नहीं होती तो शायद आज हम साथ नहीं होते। मैंने उसका हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा बल्कि सारी उम्र निभाने के लिए पकड़ा है। और जहाँ तक बात रही उसकी नादानियों की, तो उसकी इन्हीं नादानियों से तो मुझे मोहब्बत है। आप सभी बेफिक्र रहिए, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। साहिल की बात सुनकर ऋषि और ऋचा दोनों मुस्कुराने लगते हैं। तभी ऋचा एक लिफाफा साहिल जी की तरफ बढ़ाती है और कहती है कि ये है मेरे और ऋषि की तरफ से शादी का तोहफा। साहिल जब लिफाफा खोलता है
तो मुस्कुरा देता है और कहता है कि भाभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और लिफाफा रूही की तरफ बढ़ा देता है। लिफाफा देखकर रूही खुश हो जाती है और कहती है, वाओ थैंक यू, वाओ हनीमून पैकेज, वो भी शिमला का, सो मच भैया भाभी, आई एम सो हैप्पी, मेरा कब से मन था शिमला जाने का। इतना कहकर वो ऋचा को गले से लगा लेती है। भैया आप भी चलो ना हमारे साथ। रूही की बात सुनकर जहाँ ऋचा और ऋषि मुस्कुरा देते हैं, तो वहीं साहिल अपना माथा पीट लेता है। ऋचा, रूही अब तो बड़ी हो जा, अपने हनीमून पर भाई को कौन साथ ले जाता है भला। रूही, अब साहिल तेरी पहली जिम्मेदारी है, उनकी भी कुछ जरूरतें हैं, कुछ उम्मीदें हैं तुझसे, जिसे पूरा करना तेरा धर्म है। एक बात हमेशा याद रखना, साहिल जी से कभी भी कुछ मत छुपाना, नाराजगी चाहे जितनी भी हो, मगर उनका साथ कभी मत छोड़ना। अपना बचपना इसी आंगन में छोड़ दे और अपनी गृहस्थी समझदारी से संभाल, कभी भी किसी को भी शिकायत का मौका मत देना। ऋचा की बात सुनकर रूही मुस्कुरा देती है और हाँ में सिर हिला देती है, और इसी को भी ऋचा का बहुत ख्याल रखने को बोलती है। सभी के बीच बातों का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन तभी साहिल घड़ी की तरफ इशारा करके विदाई के लिए कहता है। सभी खूब आशीर्वाद और नम आंखों से दोनों को विदा करते हैं। रूही और साहिल को सभी नम आंखों से विदा करते हैं। दोनों के जाने के बाद सभी बहुत दुखी मन से सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह नाश्ते पर सावित्री जी ऋषि से कहती हैं कि सावित्री जी, ऋषि, ऋचा बहू के पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उनके घर से कोई शादी में नहीं आया, क्योंकि ऋचा और रिया सिर्फ दोनों बहनें ही हैं, कोई भाई नहीं है। तुम्हारी सास का फोन आया था कि रिया बहू जा रही है, तो ऐतराज ना हो तो ऋचा बहू को भी महीने भर के लिए भेज दें। दोनों बहनें कुछ दिन पिता के साथ रह लेंगी, तो फिर तुम कहो तो बहू को भी भेज दूं। तुम्हारे जाने के बाद वो भी मायके नहीं गई है, कुछ दिन रह लेगी तो उसका भी मन बदल जाएगा। ऋषि गुस्से से, क्या माँ, तुम भी मना कर दो, ऋचा कहीं नहीं जाएगी। सावित्री जी, लेकिन बेटा। ऋषि गुस्से से, देखो माँ, अभी अभी तो मैं आया हूँ और अभी तुम ऋचा को भेजने की बात कह रही हो, और हो सकता है कि अगले महीने मुझे फिर बाहर जाना पड़ गया तो। इस तरह तो तुम पोती पोता के बारे में भूल ही जाओ। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी और तुम्हारी बहू की मर्जी। और गुस्से में नाश्ता छोड़कर जाने लगता है। ऋषि की बात सुनकर सावित्री जी चुप हो जाती हैं और कहती हैं, सावित्री जी, अच्छा ठीक है, ठीक से नाश्ता तो कर ले, और सुन, आज मना कर दूंगी, मगर तू, तेरी बुआ जी के घर अखंड रामायण का पाठ शुरू होने वाला है, तो शाम को मैं और तेरे पापा वहां जाएंगे। अब पाठ कल देर तक खत्म होगा तो हम लोग परसों आ जाएंगे, तो तू दिन की छुट्टी ले ले। रूही भी नहीं है, बहू घर पर अकेले कैसे रहेगी। ऋषि, ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। इतना कहकर ऋषि ऑफिस चला जाता है। सावित्री जी और ऋषि की सारी बातें ऋचा सुन लेती है और दुखी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसे बहुत ही सावधानी से ऋचा सबसे छुपा लेती है। शाम को कैलाश जी और सावित्री जी बुआ जी के घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ऋचा के सब्र का बांध टूट जाता है और वह अपने बेड पर तकिए से मुंह छुपाए बेइंतहा रोने लगती है। थोड़ी देर बाद जब ऋषि घर लौटता है तो ऋचा की आंखों को सूजा हुआ और लाल देखकर समझ जाता है कि ऋचा बहुत रोई है। खाना खाने के बाद दोनों कमरे में आते हैं। कपड़े चेंज करके जहां ऋषि बेड पर लेटता है, वहीं ऋचा बालकनी में चली जाती है और चांद को देखकर रोने लगती है। जब काफी देर तक ऋचा अंदर नहीं आती है तो ऋषि भी बालकनी में चला जाता है। ऋषि, ऋचा, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारा यूं रात भर चांद से बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाथ पकड़कर उसे अंदर लाता है और उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहता है कि क्या बात है ऋचा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल और सूजी हुई क्यों हैं। रूही की याद आ रही है। तो ऋचा नाम में सिर हिला देती है। पापा के पास घर जाना है। तो फिर ऋचा नाम में सिर हिला देती है। फिर क्या बात है ऋचा, कुछ नहीं। ऋषि, देखो ऋचा, मैं पहले ही तुमसे बहुत दूर रह चुका हूँ, बस अब और नहीं रह सकता, और 1 महीना तो बिल्कुल नहीं। तुम प्लीज मुझे गलत मत समझो। ऋषि की बात सुनकर ऋचा बहुत रोने लगती है। तभी ऋषि, ऋचा प्लीज मत रो, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। बहुत बार पूछने पर भी जब ऋचा कुछ नहीं कहती, तब ऋषि उसे अपनी कसम देता है और रोने की वजह पूछता है। ऋचा, ऋषि, क्या अगले महीने आप फिर मुझे छोड़कर चले जाएंगे। इतना कहकर वो ऋषि के सीने पर सर रखकर रोने लगती है। ऋषि को ऋचा के ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। और ऋषि, ऐसी कोई बात नहीं है ऋचा, वैसे तुमसे ये सब किसने कहा, सब झूठ है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ऋचा, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपकी और माँ की सारी बातें सुन ली हैं।
ऋषि, नहीं ऋचा, वो तो मैंने बस तुम्हें जाने से रोकने के लिए बोला था। ऋचा दोनों हाथों से कान पकड़ते हुए, आई एम सॉरी ऋषि, शादी से पहले मैंने सब आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं कहा था। आई एम सो सॉरी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, इसीलिए आप मुझे छोड़कर चले गए थे। आई प्रॉमिस, मैं फिर कभी ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। आप प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। इतना कहकर ऋचा रोते हुए ऋषि के पैरों के पास बैठ जाती है। ऋषि ने कभी नहीं सोचा था कि वह ऋचा को इस तरह टूटता हुआ अपने ही कदमों में देखेगा। ये देखकर ऋषि व्याकुल हो जाता है और ऋचा को उठाकर अपने सीने से लगा लेता है। और ऋषि, ऐसा नहीं है ऋचा, आई लव यू, आई लव यू सो मच ऋचा। ऋचा, मुझसे झूठ बोल रहे हैं आप, मुझसे प्यार नहीं करते हैं। अगर आप मुझसे प्यार करते तो आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं चले जाते। आपको मालूम है ऋषि, लोग उस औरत को किस नज़र से देखते हैं जिसका पति उसके साथ नहीं होता। कुछ छू कर पाना चाहते हैं तो कुछ नज़रों से, और जो दोनों ही नहीं कर पाते वो भद्दे कमेंट करते हैं। और रोते हुए, क्यों ऋषि, क्यों क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? मैंने तो बस एक बार आपको आपकी औकात याद दिलाई थी, मगर आपने आपने तो हर पल मुझे मेरी औकात याद दिलाई। ऋषि, आपने सही कहा था कि मेरी कोई औकात नहीं है, क्योंकि एक लड़की की तो कोई औकात नहीं होती है। कभी पिता की, कभी भाई की, कभी पति की और कभी बेटे की औकात से ही उसकी औकात की पहचान होती है ऋषि। हमारे यहाँ एक आंगन में दो बहनों की शादी नहीं होती, इसीलिए मैंने आपसे ऐसा कहा था। मैं जानती थी कि मैं पापा के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ, इसीलिए चाह कर भी मैं आपसे नहीं कह पाई थी कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैंने आपसे औकात वाली बात इसलिए कही थी कि अगर आपकी नौकरी अच्छी हुई तो शायद पापा इस रिश्ते के लिए मान जाएं। आई एम सॉरी ऋषि। ऋषि, ऐसा कुछ नहीं है ऋचा, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऋचा के आंसू पोंछते हुए, ऋचा, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपकी पैकिंग करने के समय आपका एग्रीमेंट वाला पेपर पढ़ लिया था। आपने अपनी मर्जी से मुझसे दूर जाने का फैसला लिया था, मुझसे दूर ही जाना था, तो मुझसे शादी क्यों की? अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते तो आप कभी भी अपने प्यार की औकात नहीं नापते। हाथ जोड़कर एक विनती है आपसे, अब दोबारा मुझसे दूर जाने से पहले मुझे घाट पर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि अब आपसे दूर होकर मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ऋषि आंखों में आंसू भरकर उदास चेहरे से ऋचा के आंसू पोंछता है। मुझे माफ कर दो ऋचा, मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ेगा। तुम सही कहती हो, मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने अपने ही प्यार की औकात ना पी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आई प्रॉमिस। फिर ऋषि ऋचा को अपने सीने से लगाकर सोने के लिए लेट जाता है। ऋचा रोते रोते सो जाती है और ऋषि सारी रात ऋचा की कही हुई एक एक बात के बारे में सोचता रहता है। उसे आत्मग्लानि होती है कि उसने हंसती खेलती ऋचा को क्या से क्या बना दिया। इसी चिंता में सारी रात ऋषि जागता रह जाता है और बार बार उसकी नजर ऋचा के मासूम चेहरे पर जाती है। ऋषि अपनी हर गलती के लिए प्रायश्चित करने को सोचता है। सुबह सुबह ऋषि कॉफी और नाश्ता बनाकर कमरे में ऋचा के लिए लेकर आता है और उसे बड़े प्यार से जगाता है। ऋषि, गुड मॉर्निंग ऋचा, चलो उठो, देखो आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया है, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। ऋषि की बात सुनकर ऋचा हड़बड़ाकर उठ जाती है और कहती है, ऋचा, आपने ये सब क्यों किया? मुझे जगा देते। ऋषि ऋचा का माथा चूमकर, क्यों, क्या मैं अपनी पत्नी के लिए एक दिन नाश्ता भी नहीं बना सकता? चलो जल्दी से नाश्ता कर लो और तैयार हो जाओ, आज का दिन मैं अपनी ऋचा के लिए यादगार बनाना चाहता हूँ। ऋषि की बात सुनकर ऋचा खाली नजरों से ऋषि को देखने लगती है। ऋषि, ऐसे क्या देख रही हो? मुझ पर भरोसा है ना? ऋचा, खुद से ज्यादा। ऋषि, तो चलो जल्दी करो। नाश्ता करके दोनों नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले ऋषि ऋचा को विश्वनाथ मंदिर लेकर जाता है और वहां भोलेनाथ से अपनी सभी गलतियों के लिए माफी और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद मांगता है। उसके बाद मॉल में जाकर ऋचा को खूब ढेर सारी शॉपिंग कराता है। शाम को ऋचा को एक रोमांटिक डेट पर ले जाता है। आज सारा दिन ऋषि के साथ बिताकर ऋचा बहुत खुश हो जाती है। रात में जब दोनों घर पहुंचते हैं तो ऋषि ऋचा को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। पूरा कमरा गुलाब के फूलों से खूबसूरत सजाया गया है। ये देखकर ऋचा सरप्राइज हो जाती है कि सारा दिन तो ऋषि उसके साथ था, तो फिर ये सब कुछ किसने किया? ऋषि, आपका पति इतना बड़ा ऑफिसर है तो फिर क्या सब काम खुद करने की जरूरत है?
आई बिंग करके ऋचा मुस्कुराकर ना में सिर हिला देती है। ऋषि, वैसे तुमने बताया नहीं, कैसा लगा ये सब? बेड पर बैठते हुए ऋचा शर्मा कर सर को झुका लेती है तो ऋषि उसे अपनी बाहों में कैद कर लेता है। आज ऋचा खुद को ऋषि की बाहों में महफूज महसूस कर रही है। ऋचा, ऋषि, ये सब सच है या सपना? अगर सपना है तो मुझे इस सपने से कभी भी बाहर नहीं आना। ऋषि, ये सब सच है ऋचा, थोड़ा शरारत से, और अब आप चाहकर भी इस कैद से आजाद नहीं हो पाएंगी। अपनी बाहों को थोड़ा और कसते हुए ऋचा, अब आजाद भी कौन होना चाहता है? मुस्कुराते हुए आज दोनों ही सारे बंधन तोड़कर एक हो जाते हैं। ये मिलन सिर्फ दो जिस्मों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का है। सुबह ऋचा की आंख खुलती है तो वह खुद को ऋषि की बाहों में पाती है। आज की सुबह ऋचा को कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वह प्यार से ऋषि का माथा चूमती है और बाथरूम में चली जाती है। तैयार होकर ऋचा ऋषि के लिए कॉफी लेकर आती है और ऋषि को जगाती है। ऋचा ऋषि के गालों पर हाथ फेर कर, गुड मॉर्निंग ऋषि। ऋषि ऋचा का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर खींच लेता है। इतना रूखा सूखा गुड मॉर्निंग उसके होठों को चूम कर, गुड मॉर्निंग ऐसे कहते हैं मिसेज ऋषि? ऋषि की बात सुनकर ऋचा शर्मा जाती है। थोड़ी देर बाद ऋषि तैयार होकर ऑफिस चला जाता है और कैलाश जी और सावित्री जी बुआ के घर से वापस लौट आते हैं। रात खाना खाते समय ऋषि, माँ पापा, मैं सोच रहा था कि कल शनिवार है तो क्यों ना मैं 2 दिन के लिए ऋचा को साथ उसके मायके हो आऊं। उनकी बात भी रह जाएगी और मिलना भी हो जाएगा। कैलाश जी, ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छा विचार है। तुम दोनों सुबह जल्दी ही निकल जाना ताकि समय से पहुंच जाओ। और हाँ, उन्हें फोन करके अपने आने की सूचना दे देना। ऋषि, ठीक है पापा। इतना कहकर दोनों सोने चले जाते हैं। सुबह ऋषि ऋचा को उसके घर लेकर जाता है। अपने पिता से मिलकर ऋचा बहुत खुश हो जाती है। अब तो ऋषि ऋचा की छोटी छोटी खुशियों का भी बहुत ध्यान रखता है। लगभग साल भर बाद उनके घर में एक नन्हे बाल गोपाल का जन्म होता है जो उनके जीवन को प्रेम नई रोशनी से भर देता है, जिसका नाम ऋषभ रखा जाता है। इसी तरह हंसी खुशी जीवन बीतने लगता है। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।